बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान को जिस गैबी इमदाद का इंतज़ार था, फाइनली वो गैबी इमदाद आन पहुंची है। और पाकिस्तान में जारी गुज़श्ता एक डेढ़ साल से जो सियासी बहरान था, उसका क्लाइमेक्स आ गया है। कह लें कि या तो ये आर होगा या पार होगा। इमरान खान भी बिल्कुल अपनी कश्तियाँ जला चुके हैं और आर या पार खेलने का उन्होंने भी फैसला कर लिया। और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के पास तमाम ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। अब बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट भी बंद गली में है, इमरान खान भी बंद गली में है और पीडीएम भी बंद गली में है। लेकिन इस बंद गली से निकलने की जो चाबी है, वो तहरीक इंसाफ या इमरान खान के पास है, या कह लें कि किसी हद तक जो रास्ता है इस बंद गली से निकालने का वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। लेकिन गेम बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इस पूरे मामले को, सियासी मंजरनामे को समझने के लिए थोड़ा सा मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जो 3-4 ऑप्शन जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है, जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट अमल दरामद कर रही है, उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो माइनस इमरान खान है। इमरान खान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान को किसी सूरत भी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। इमरान खान को किसी सूरत इक़्तिदार नहीं दिया जाएगा। ये अगले 3-4 साल का मंसूबा, और बज़ाहिर इसके ऊपर सुर्ख दायरा खींच दिया गया है और इसके ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं, कोई दो राय नहीं, कोई लचक नहीं। ये एक कह लें कि टॉप ऑफ द लिस्ट है एजेंडे पर। दूसरे नंबर पर जो अभी पाकिस्तान में जो एक सियासी क्योस चल रहा है, जो आइनी बहरान चल रहा है, जो कुछ बैनुल-अक़वामी दबाव भी है, सफारती दबाव भी है, सियासी दबाव भी है, अंदरूनी दबाव भी है, माशी दबाव भी है। इससे निकलने के लिए जो प्लान बी सोचा जा रहा है कि अगर इंतखाबात नागुज़ीर हुए, पहले नंबर पर तो किसी सूरत भी अगले साल, डेढ़ साल, 2 साल तक इंतखाबात करवाने का कोई प्लान मौजूद नहीं है। किसी सूरत इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे। इन केस अगर इंतखाबात करवाए गए तो जो मौजूदा सेटअप जिस तरह से चल रहा है, पीडीएम की 13 जमातें, इसी तरह तमाम सियासी जमातों को बशमूल तहरीक इंसाफ को भी कुछ 40-45 नशिस्तें दी जाएंगी। उसके साथ साथ जो मंसूबा है कि इस्तेहकाम पार्टी को भी कुछ 35-40 कौमी असम्बली की नशिस्तें देकर इसी तरह का सेटअप दोबारा लाया जाएगा। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और तमाम सियासी जमातें उनकी इत्तेहादी होंगी और सबको स्टेक होल्डर बनाकर यही निज़ाम, यही हाइब्रिड सिस्टम अगले 3-4 साल, 5 साल मज़ीद चलाया जाएगा। दूसरा एजेंडा ये है। तीसरा एजेंडा इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकॉनमी है। इकॉनमी को ठीक करने के लिए, माशी मसाइल को हल करने के लिए एक कह लें रोड मैप कह लें या एक मंसूबा कह लें जो बनाया गया है, उसके मुताबिक कुछ पाकिस्तान के कौमी असासे आउटसोर्स किए जाएंगे। जिस प्लान बी की इसहाक डार साहब बात करते थे, वो प्लान बी उनकी पटारी से आज फाइनली वो बाहर आ गया है। प्लान बी क्या है कि बेच दो। बी से मुराद बेच दो। क्या कुछ बेचना है? एयरपोर्ट्स बेचने हैं, पाकिस्तान की बंदरगाहें बेचनी हैं, कौमी असासे बेचने हैं, उसके साथ साथ ज़रई ज़मीनें बेचनी है। और तवक्का यह है कि कोई 50, 60, 70 अरब डॉलर पाकिस्तान में सरमायाकारी आ जाएगी। अब इन तमाम मंसूबों की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देखिए, 3 रुकावटें हैं। नंबर 1, इमरान खान की पाकिस्तान में प्रेजेंस, इमरान खान की पाकिस्तान में मौजूदगी। नंबर 2, जो सबसे बड़ी रुकावट है वो जुडिशरी है, वकला तहरीक है। नंबर 3, जो सबसे बड़ा पत्थर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पीडीएम के लिए जो सबसे वजनी पत्थर है वो इकॉनमी है, जिसको किसी सूरत ये उठाने के काबिल अभी तक बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे और मुस्तकबिल करीब में भी इनमें इतनी सख्त नज़र नहीं आती कि ये माशी मसाइल को हल कर लें। उसके साथ साथ जो हाइब्रिड निज़ाम जिसको कंटिन्यू करने का, अक्टूबर में इंतखाबात करवाने का और इंतखाबात के मतलूबा इंजीनियर नताइज हासिल करके इसी हाइब्रिड निज़ाम को फर्दर चलाने का जो मंसूबा है, उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त पीपल्स पार्टी है। आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। ये जो एक टेक्नोक्रेट सिस्टम है, टेक्नोक्रेट एक रजीम कह लें या एक टेक्नोक्रेट हुकूमत जो अगले साल, डेढ़ साल, 2 साल के लिए लाने का मंसूबा है, इसकी पीपल्स पार्टी हमायत कर रही है।
فوری طور پر انتخابات میں جانے کے لیے، انتخابات کروانے کے لیے سب سے زیادہ جو پارٹی فورس کر رہی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوئی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کی گئیں، فرنٹ فٹ پر مسلم لیگ نون آئی، بیانیہ مسلم لیگ نون نے بنایا، حکومت میں مسلم لیگ نون ہے، تمام تر گند، تمام تر گندگی، غلاظت اور جو کالک کے چھینٹے ہیں وہ مسلم لیگ نون برداشت کر رہی ہے۔ اب ان کی بھی برداشت کی حد ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے اپنی پوری جو سیاسی ساکھ ہے اس کو داؤ پر لگایا، لیکن اس کے باوجود نواز شریف کو پاکستان واپس آنے کی اجازت نہیں مل رہی، نواز شریف کو پاکستان واپس آنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اور ہم نے نریٹو یہ دیا تھا کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، لیکن پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہونے چاہیے، میڈیا کو ہم نے فیس کرنا ہے، تو کسی صورت بھی جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ یا اس اسمبلی کی مدت کو بڑھانے کا سیٹ اپ، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ پنجاب میں کم از کم 15 سے 25 کے درمیان قومی اسمبلی کی نشستیں ان کو مل جائیں، تاکہ مستقبل قریب میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ لیکن مسلم لیگ نون کسی صورت رضامند نہیں ہے، کسی صورت تیار نہیں ہے۔ بظاہر یہ رکاوٹیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی 3 رکاوٹیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں وہ یہی ہیں۔ عدلیہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ، وکلا تحریک ہے، وکلا ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی پاکستان میں پریزنس ہے، اور سب سے بھاری پتھر جو ہے وہ اکانومی کا ہے۔ اب جو ڈیوائن انٹرونشن جس کا بار بار عمران خان ذکر کرتے تھے، بار بار جس کا وہ انتظار کرنے کا عندیہ دے رہے تھے کہ تمام مسائل اس سے نکلنے کا میرے پاس تو بظاہر کوئی راستہ، کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ڈیوائن انٹرونشن ہوگی۔ ڈیوائن انٹرونشن کیا کہ غیبی مدد ہاتھ آئے گی، قدرت کا ہاتھ حرکت میں آئے گا۔ قدرت کا ہاتھ حرکت میں آنے لگا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ دیکھیں 3 میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آج کے دن کی کہ عمران خان پرسوں اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئے۔ اے ٹی سی کی عدالت کے جو جج صاحب ہیں، راجہ جواد عباس صاحب، راجہ عامر عباس صاحب، بڑے معروف وکیل ہیں، ٹی وی شوز میں آپ اکثر ان کو دیکھتے ہوں گے، ان کے بھائی ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو ضمانت دی، جس کے بعد آج ان کا تبادلہ کر دیا گیا، آج ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ بظاہر یہ بڑی چھوٹی سی خبر ہے، لیکن اس خبر کے پیچھے جو ایک طوفان چھپا ہوا ہے، اس خبر کے پیچھے جو ایک مصیبت چھپی ہوئی ہے، اس کا اندازہ آپ کو تھوڑا سا آگے چل کر ہوگا کہ اس وقت پاکستان کی جوڈیشری کسی صورت بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، جوڈیشری کسی صورت بھی مینج نہیں ہو رہی۔ جوڈیشری سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے جو عزائم ہیں، جو ان کے منصوبے ہیں، ان کی راہ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بار ایسوسیشنز ہیں، خاص طور پر ملٹری کورٹ کے حوالے سے بار ایسوسیشنز کے جو 3 بڑے دھڑے ہیں پاکستان میں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک دھڑا بھی متحرک ہو جائے، کوئی ایک دھڑا بھی میدان میں آ جائے، تو وکلا تحریک اور وکلا کو روکنا اور پاکستان کی جوڈیشری کو روکنا یا پاورفل ہونے سے ان کو کسی طرح سے کمزور کرنا، یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ حامد خان گروپ ہے ٹاپ آف دی لسٹ، اعتزاز احسن گروپ ہے، اور علی احمد کرد گروپ ہے۔ یہ 3 بڑے گروپ ہیں جن کے کنٹرول میں پورے پاکستان کے وکلا ہیں، پوری پاکستان کی بار ایسوسیشنز ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں گروپ ملٹری کورٹس کے خلاف یکجا ہو چکے ہیں، ایک جان ہو چکے ہیں۔ اور کل کے دن جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی، لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ان کے چیمبر میں تقریباً 1.5 گھنٹے کی ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ کل اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ ایک پریس کانفرنس کریں گے۔ اگر یہ پریس کانفرنس کرنے دی گئی، اس پریس کانفرنس کی اجازت دی گئی، تو بڑا دھماکہ ہوگا۔ بڑا دھماکہ کیا ہے کہ وکلا تحریک کا اعلان کیا جائے گا، اور عید الاضحیٰ کے فوری بعد پورے پاکستان کے اندر بار ایسوسیشنز کو متحرک کر کے ایک بڑی ملک گیر مہم لانچ کی جائے گی، جس کے پیچھے سول سوسائٹی بھی ہوگی، جس کے پیچھے سیاسی جماعتیں بھی ہوگی۔ سیاسی جماعتیں تو تحریک انصاف یا چھوٹے چھوٹے پاور پاکٹس ہی بچے ہیں، اس کے علاوہ تو تمام پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں دوسری طرف ہیں۔ لیکن بہرحال بڑی ایک کہہ لیں کہ ملک گیر جو تحریک چلنے والی ہے،
इसने नींदें हराम की हुई हैं। अब ये जिस मुलाकात का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की जुडिशरी, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ वो मैनेज नहीं हो रही, वो हर मुमकिन तरीके से रेजिस्ट कर रहे हैं, हर मुमकिन तरीके से जहां उनको मौका मिल रहा है रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक बड़ी सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा साहब, बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट में और पाकिस्तान की जुडिशरी में एक काबिल इज़्ज़त नाम है, और अपने आखिरी दिनों में बड़ा थोड़ा सा टेन्योर रहा, अपने आखिरी दिनों में उर्दू को कौमी ज़ुबान, दफ्तरी ज़ुबान डिक्लेयर करने का फैसला देकर वो जाते जाते अपना नाम भी तारीख में रकम करवा गए, और बड़े ऑनेस्ट जज रहे हैं वो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है, एक रिट दायर की है, एक दरख्वास्त दायर की है मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ। अब ये जस्टिस जवाद एस खाजा साहब की जो रिट पटिशन है, बज़ाहिर ये बहुत छोटी सी डेवलपमेंट है, लेकिन इतलात ये हैं कि जो मुलाकात एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब की हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उस मुलाकात का जो अंदरूनी हवाल वो तो मेरे लिए बताना मुमकिन नहीं है कि क्या कन्वर्सेशन हुई होगी, लेकिन जो कुछ वाइब्स हम तक पहुंची हैं, कुछ इंसाइट्स हम तक पहुंची हैं, उनके मुताबिक दोनों सीनियर तरीन वकला ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को कन्वेंस करने की कोशिश की है कि या तो आप अपना नाम तारीख में नज़रिया ज़रूरत वाले जजेस में लिखवा जाएंगे, या आप अपने आप को तारीख में रकम करवा जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है, वक्त बहुत कम है, आप डिसाइड कर लें कि क्या आपने तारीख में अमर होना है, क्या आपने नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करना है, क्या आपने जस्टिस मुनीर बनना है, जस्टिस मुनीर के पैरोकारों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाना है। जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, बज़ाहिर उन्होंने इतलात ये हैं, इंसाइट्स भी यही हैं कि उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है, लेकिन उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी अपने सामने रखे हैं कि जिस तरह से अदलिया को कमज़ोर किया गया, जिस तरह से अदलिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई, तकसीम पैदा की गई, और जिस तरह से अदलिया की जड़ें खोखली कर दी गई हैं। आप अपनी पावर शो करें, आप अपनी स्ट्रेंथ शो करें, उसके बाद बाकी काम मेरा है। मैं डट जाऊंगा, मैं फैसला सुनाऊंगा। और ये मैं आपके सामने एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर शेयर कर रहा हूँ कि तीन हुकूमती शख्सियात जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर जो ख़जाना है इसहाक डार साहब, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, इनको किसी सूरत उमर अता बंदियाल साहब स्पेयर करने वाले नहीं हैं। इनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होगा, सख्त तरीन फैसला दिया जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि वकला तहरीक जिसका कंसेंट दिया गया है, जिसका वादा किया गया है, या जिसका इनिशिएट करने का आगाज़ किया गया है, उस हवाले से आप अपनी स्ट्रेंथ शो कर दें, आप अपनी पावर शो कर दें, आप अपनी यूनिटी शो कर दें। उसके बाद जुडिशरी अपना काम करके दिखाएगी, जुडिशरी आइन और कानून को पाकिस्तान में नाफिज करके दिखाएगी। ये दूसरी तरफ से कंसेंट दिया गया है। बहरहाल गेम बड़े दिलचस्प मोड़ पे दाखिल हो चुकी है। इस वक्त पीडीएम की तमाम सियासी जमातें इरेलीवेंट हो चुकी हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून बिल्कुल इरेलीवेंट हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की हर मुमकिन कोशिश है, और इस हवाले से एतजाज़ एहसन भी कोशिश कर रहे हैं, लतीफ़ खोसा भी कोशिश कर रहे हैं, और नदीम अफजल चंद भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से तहरीक इंसाफ पंजाब में सीट एडजस्टमेंट कर ले पीपल्स पार्टी के साथ, और कोई 20, 22, 24 नशिस्तें कौमी असम्बली की, कोई 25, 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तें पीपल्स पार्टी को पंजाब में दिलवा दी जाएँ। और इस हवाले से आइंदा चंद दिनों के अंदर बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि नदीम अफजल चंद की मुलाकात हो इमरान खान के साथ, ये भी हो सकता है कि लतीफ़ खोसा या एतजाज़ एहसन कन्वेंस कर लें। लेकिन बहरहाल ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है। गेम ये दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट भी बंद गली में है, इमरान खान भी बंद गली में है, और पूरी पीडीएम की तमाम जमातें भी बंद गली में हैं। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता या इमरान खान के पास है या एस्टेब्लिशमेंट के पास है। फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि वो अपनी रहनुमाई में बाहर निकलते हैं, या वो इमरान खान को ऑन बोर्ड लेते हैं। आज नहीं तो साल बाद नहीं तो 2 साल के बाद ऑन बोर्ड तो बहरहाल लेना पड़ेगा। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।